तो कफमय है तो पूरी बॉडी, पूरा प्रकृति ठंडी हो गई है, तो जिसकी वजह से आपको उसका प्रभाव आपकी बॉडी पर ही पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि इस समय योग के सत्कर्मों का प्रभाव अच्छा बढ़ जाता है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो सुबह आप गर्म जल का पानी सेवन करें, गर्म जल में सेंधा नमक डालें, ठीक है, उससे गरारा करें, थोड़ा पानी पी लें, 4 से 5 गिलास पानी पिए, पानी पी के बमन कर लें, बमन भी इसके अंतर्गत आता है, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। तो आपको ये ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि नेति में धोती, क्या बस्ती धोती नेति, नेति में आपके जल नीति आ जाता है। तो जल नीति के लिए एक पात्र होते हैं, ये देखिए इस प्रकार से पात्र होते हैं। तो हम नाक को साफ कर सकते हैं यदि हमको प्राणायाम का पूर्ण लाभ यदि लेना है। आप देखेंगे जैसे ही हम किसी को प्राणायाम करा रहे हैं और उसकी नासिका में कफ होगा, फेफड़ों में कफ भरा है, तो वो सही से श्वास नहीं फेंक सकता, तो रेचक क्रिया सही हो नहीं पाएगी उसकी, ठीक है ना। तो यदि ये जलनेति का यदि अभ्यास करते हैं तो इससे फायदा मिलता है। और जलनेति और षटकर्म से इतने ज्यादा फायदे होते हैं कि आज के समय में साइनोसाइटिस, जो साइनस की बीमारी हो जाती है, आपने देखा होगा अधिकतर बच्चों में बचपन से ये बीमारी हो जाती है। और बीमारी होने का कारण क्या रहता है कि पहले जो हमारी जो पद्धति हुआ करती थी, गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, तो उसमें क्या करते थे, जैसे मैं शुरू में सरकारी स्कूल में पढ़ा तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चों की प्रार्थना के समय उनके नाखून कटे हैं कि नहीं है, बाल उनके कटे हैं नहीं है ना। उसी प्रकार से उनके मुंह देखना, दांत देखना, आंखें देखना, ये सब चीज की सफाई होती थी, मतलब चेक किया जाता था। पर आज उस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो चीज सिखाने की जरूरत है। जैसे आपको नासिका में कब जम गया है, ठीक है, तो नासिका में कब जम गया है या सर्दी या जुकाम होती है, तो अधिकतर जब कफ बाहर निकलता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नाक को अंदर खींच लेते हैं। बच्चों को भी यदि सर्दी हुई है, कफ निकल रहा है, तो वो खींचते जाता है। तो यही अवस्था है साइनस की। धीरे धीरे ये कफ पूरी आपके कपाल में चिपक जाएगा, और एक समय के बाद कम से कम 12-13 सालों में, जैसे बच्चा जन्म से है तो 15-16 साल तक आते आते कम से कम 60 से 70% आपका कपाल पूरा कफ से जम जाता है। और फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर फंगस जनरेट हो जाते हैं, जैसे आपने कोरोना काल में देखा। तो जितना कफ आपकी बॉडी में और श्वसन तंत्र के आसपास जमता है, तो उसकी वजह से ही ब्लैक फंगस बनता है। आपने देखा होगा ब्लैक फंगस होता है, तो वो ब्लैक फंगस अंगों को खाने लगता है, वो जीवाणु, वायरस होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम नेति का अभ्यास करें। और इसी नेति के अभ्यास से, क्रियाओं के द्वारा मैंने साइनस के कई केसों को ठीक किया है। और अभी 1 महीने पहले ही की 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, रिसेंटली एक साइनस का ही केस था, जिसमें, इसमें कहना चाहिए कि साइनस में क्या होता है, कफ भर जाता है और ग्रंथियां फूल जाती है, जिसकी वजह से नाक से श्वास लेने में बड़ी तकलीफ होती है, ठीक है ना। तो उसमें अधिकतर एक ये उपाय होता है, यदि मेडिकल साइंस की बात करें तो उसमें वो लोग ऑपरेशन की बोलते हैं कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। पर वो जो फंगस होता है वो कफ के अंदर होता है, वो क्या उस चीज को बनाता रहता है, मतलब फंगस जो है वो मल त्यागता है। तो वो जो श्लेष्मा जो कफ निकलता है वो चिपकता जाता है, वो चिपकने की वजह से हमारे श्वसन तंत्र को, कान को, नाक को चोक करते जाता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रंथियां मतलब कि मृत होने लगती हैं। तो उसमें मैंने जब एक यहीं पलासी ग्राम से एक महिला आई हुई थी, है ना, इसके अलावा रमेश जी के माध्यम से, तो जब मैंने उनको देखा तो काफी कुछ था। तो मैंने उनको पहले तो एक तेल नेती का अभ्यास कराया, मैं मस्टर्ड ऑयल थेरेपी भी देता हूँ साथ में। तो सरसों का तेल मैंने बनाया हुआ है, उसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं, उसमें नासिका में डालना, उनसे क्रियाएं कराना, फिर उसके बाद जलनेती कराना। जलनेती का ये पात्र होता है, इसमें गर्म पानी, नमक वाला, आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, और इससे आप क्रिया करते हैं। तो एक नाक से डालेंगे, दूसरे से निकल जाता है, फिर इसके बाद कपाल भाती करें, और फिर दूसरी नाक से करें, उससे पानी निकल जाता है, फिर आप उसकी कपाल भाती करें। तो ये जब दोनों प्रकार से अभ्यास करते हैं और कपाल भाती का अभ्यास करते हैं, तो तब जाके आपको इसका पूरा लाभ मिलता है। सत्कर्म यदि आप करेंगे तो आपके शरीर में लोचता आएगी, आपका शरीर मुलायम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी साथ में, और आपके आसन अच्छे से अच्छे आप आसन कर सकते हैं। दूसरी बात है, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है, आप सांस प्रॉपरली फेंक सकते हैं। तो आपका क्या, ध्यान की अवस्था पुष्ट होगी, आपको काफी समय तक कमर को सीधा रख के बैठ सकते हैं। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसन। यदि हम आसन का पूर्ण लाभ यदि हम लेना चाहते हैं, तो सुबह उठकर पहले सत्कर्म करें। सत्कर्म में सुबह वमन क्रिया करें, गर्म पानी पी के उल्टी करें। जब तक हमारे शरीर से मल पूरी तरह निष्कासित नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर ऊर्जा नहीं बनती है। और जब तक मल निष्कासित नहीं होगा,
तो जो हम काम कर रहे हैं तो अंदर जो मल जलेगा तो उससे निकलने वाली जो विषैली गैसें होती हैं वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर ब्लड में मिक्स होती जाती है, और वही आपका ब्लड इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, लोग योग का फिर हमें पूर्ण रूपेण लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। ये तो आपका जल नेति हो गया। उसी प्रकार से दूसरी अवस्था होती है आपका सूत्र नेति। तो प्राचीन काल में जो साधु सन्यासी हुआ करते थे वो सुबह उठकर सबसे पहले अपनी नासिका को अच्छी तरह साफ करना। यदि नासिका अर्थात देखा यदि जाए ना, तो आपके शरीर का मुख्य अंग है। जैसे गाड़ी में फिल्टर होता है, यदि फिल्टर साफ होगा तो आपकी गाड़ी प्रॉपरली श्वास ले पाएगी, तो जिसकी वजह से आप उस गाड़ी का एवरेज बढ़ेगा। उसी प्रकार से आपकी नासिका, अब नासिका में कफ हो जाता है, आपने कई बार देखना साइनस सबको होता है। आप क्या करना है, एक प्रैक्टिकल में बताता हूँ। आप अपनी, जैसे किसी को सर्दी या जुकाम है या सांस लेने में तकलीफ है, ठीक है ना, तो आपकी नासिका को यहाँ से पकड़े, है ना, मध्यमा उंगली से दबाएं और इसको ऊपर की ओर करें। और आपके घर में शीशा यदि हो तो शीशे के सामने इसको देखें। तो जब आप नासिका के अंदर देखेंगे तो ग्रंथियां आपको फूली फूली दिखाई देंगी। ग्रंथियां फूली फूली हैं अर्थात मतलब की साइनस है। और उसके 3 से 6 पेयर होते हैं अंदर आपके श्वसन तंत्र में, नीचे तक जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अस्थमा हो जाता है। इसी वजह से आपको थायराइड हो जाती है। अब थायराइड जो होती है, थायराइड जो रोग है वो कफ वाला रोग है। ठीक है ना। अब थायराइड का रोग है कफ वाला, पर हम इलाज किसका करते हैं, थायराइड का। तो जब हम थायराइड का करते हैं तो अधिकतर हम जो गोली दवा खाते हैं वो उसको और चोक कर देता है। वो चोक करने से क्या होता है, थायराइड हमारी फिर हाइपर या हाइपे में चली जाती है, या आदमी मोटा होने लगता है या दुबला होने लगता है, क्योंकि वो ग्रंथि का मूवमेंट ही बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो जब हम इनका अभ्यास करते हैं तो फायदा मिलता है। तो इसको बोलते हैं सूत्र नीति। ये सूत आता है, धागा जो सूत आता है उसकी बनी एक रस्सी है ना। और इसको क्या नासिका से डाला जाता है और मुख से निकालकर इस पे घर्षण किया जाता है। जैसे अपन दही को मथती हैं माताएं बहनें, गांव में आपने देखा होगा, तभी मक्खन ऊपर निकलता है। तो जितना आप उसको मथेंगे एक प्रकार से सागर मंथन जैसे ही है। आपने देखा जब सागर मंथन हुआ था तो सागर मंथन में भी एक तरफ देवता थे एक तरफ असुर थे। तो आप देखेंगे ये जो नासिका की हड्डी है, जो कपाल है, ये इसको सुमेरु पर्वत भी बोला जाता है। यदि आप योग में आगे पढ़ेंगे तो उनमें पूरी शरीर की एक उपमा दी गई है कि शरीर में सुमेरु पर्वत कहाँ है, रीढ़ की हड्डी में कई पर्वतों के उल्लेख किया है। आपके शरीर में बहने वाला जो रक्त है ये समुद्र की उपमा दी गई है, इसमें 7 समुद्र है। और जब हम इन पर चलाते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो शरीर के अंदर की जो गंदगी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार शरीर से पहले सागर मंथन से पहले आपका विष निकला, विष के बाद फिर बहुत सारी वस्तुएं निकलना शुरू हुई, उसी प्रकार जब हम नासिका से हम इसको घर्षण करते हैं तो पहले आपके शरीर में से कफ निकलता है, गले का जो श्लेष्मा है वो निकलना शुरू हो जाता है, आपको उबके आना शुरू हो जाएंगे, तो पेट में भरा एसिड आपका बाहर निकलेगा। बड़ी आंत में आपका जो मल है, जिन लोगों को आंखों की समस्या हो जाती है, जिनका मोशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, उनको बड़ी समस्या आती है। तो मोशन क्लियर कब होगा, इसमें आपके आसन प्राणायाम कुछ नहीं कर पाते। आप आसन प्राणायाम कितने ही करेंगे ना, तो वो उतना नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आसन जो होते हैं हमारी फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं और प्राणायाम हमारे इंटरनल बॉडी पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना। पर बॉडी के साथ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मूवमेंट होने का, जैसे जहां जहां हमारे संधि है उसमें कफ है, वो सूख गया, तो यदि ये प्रॉपर जब वर्क करेगा तो आप उस शरीर का पूरा उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में यदि आपने प्रॉपरली उसको मेंटेनेंस किया है, उसमें ऑयल बराबर है, उसके पहियों में प्रॉपर हवा है, तो आप देखेंगे कि आप उससे यात्रा कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से शरीर है आपका। तो योग में मैं ये सब कराना मैं बताता भी हूँ कि आप इसका यदि अभ्यास करेंगे तो पहले ही दिन से आपको इसका फायदा मिलता है, क्योंकि नासिका में जो कफ होता है निकल जाता है। तो ये एक तो सूत्र की नीति है, इसको अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं। पर आधुनिक युग में आज जो योग शिक्षा पद्धति आ चुकी है, तो उसमें क्या होता है कि एक रबर की कैथेटर होती है, ये देखिए आप, जिसमें आप एक ट्यूब है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे नासिका में डाला जाता है, और जब ये गले में पहुंचता है तो उसको निकाल कर इस पे घर्षण करते हैं। आप घर्षण करेंगे, चलाएंगे, तो धीरे धीरे नासिका के अंदर का, अब देखिए जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, तो ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ, ब्लॉकेज की वजह से। तो सबसे बड़ी बात है, ये नेति क्या करती है, ब्लॉकेज निकालती है। आप खुद देखेंगे यदि इसका आप अभ्यास करेंगे, 1-2 दिन के बाद आपके कानों में खुजली चलना शुरू हो जाएगी, आपकी आंखों से मतलब कीचड़ा आना शुरू हो जाता है, गले से कफ आना शुरू हो जाता है। क्यों, कि अंदर की जो ग्रंथियां होती हैं
वो एक्टिव हो रही हैं। और जब अंदर की ग्रंथियां एक्टिव होगी तो शरीर आपका जीवित हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक धीरे धीरे मृत भी होता है, अंदर से कोशिकाएं मृत होने लगती है। मतलब कि एक फैक्ट्री है, उसकी जो यूनिट है, जहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पाता वो बंद होने लगती है। तो शरीर में जहाँ जहाँ ब्लड नहीं पहुंच पाता होता है, तो वहां पर क्या है कि धीरे धीरे जीवन कम होने लगता है। आप देखेंगे जैसे शरीर में पैरालिसिस होता है, तो एक तरफ का हिस्सा पूरा पैरालिसिस हो गया, बाकी का काम कर रहा है। मतलब कि दिमाग जिसको कंट्रोल कर पा रहा है वह आपका चल रहा है, और जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो आपको नहीं चल रहा है। तो ये जो माध्यम होते हैं, यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके कपाल है, आपकी आंखें हैं, आपका कान है, और सूत्र नीति और रबर नीति का मैंने इतना फायदा देखा है कि जिन लोगों को आंखों की समस्या थी, उनकी आंखों की समस्या तो ठीक हुई, साथ में आंखों पे लगा हुआ चश्मा भी निकल जाता है। साथ में ईएनटी की जो समस्या होती है, नाक, कान और आंखों की जो समस्या होती है, ईएनटी की जो समस्या होती है, जिसमें आधुनिक युग में डॉक्टर्स कहते हैं कि हम दवाओं से इसको ठीक करते हैं, पर यदि हम नेति का अभ्यास करते हैं, रबर नेति का, तो ये काफी आपको फायदा करता है। और यदि आप सुबह नेति का अभ्यास कर लेते हैं और इसके बाद जब आप प्राणायाम करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि औरों से अच्छा आपका प्राणायाम हो, आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी होगी। आप श्वास को जैसे हम कपाल भाती करते हैं, तो कपाल भाती की उस स्ट्रोक तक आप सहज पहुंच जाओगे। बोला जाता है कि 1 मिनट में 120 स्ट्रोक। जो मेन चीज क्या है, आपके ग्रंथों में लिखा है, यदि हम कपाल भाती को करते करते वहां तक पहुंचते हैं, तो आपके फेफड़ों के अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है ना। और वो हमारे जो मूल मूल बंध है, मूल बंध को एक्टिव करता है। पर कब होगा, जब हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा कप निकल जाए, वो क्लीनिंग बराबर काम करे, तो ये सबसे अच्छा होता है। तो ये इसको करना चाहिए। तो ये इससे क्या होगा, ये कपाल आपका ठीक होगा पूरा। दो क्रियाएं जो जल नेति है और रबर नेति, सूत्र नेति है, इससे आपका पूरा कपाल ठीक हो जाता है, कान की समस्या, गले की समस्या। अब ये बचा हमारी आहार नलिका से लेकर पेट की समस्या। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले साधु सन्यासी क्या करते थे कि जैसे सुबह उठे अपने 3-4 बजे, तो उनने फिर सोच क्रिया करना है, जंगल पानी चले गए हैं, तो ये क्या करते थे पहले, केला। आप देखेंगे आश्रमों के आसपास आपको केला का पेड़ जरूर मिलेगा। केले को इसलिए लगाया जाता है कि केले की जो जड़ें हुआ करती हैं, केलों की जड़ों के अंदर एक लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड क्या करता है कि हमारे लीवर के अंदर जो एसिड होता है उसको खींचता है। तो ये लोग क्या क्या करते थे कि 2 से 3 फीट की एक लंबी जड़ निकालते थे केले की, ऊपर से उसका छिलका निकाल के उसको बराबर अच्छा धो के, और धोने के बाद क्या करते थे, मुख से डालते थे। और ये वो जो जड़ हुआ करती थी, कम से कम 2, 2.5 से 3 फीट की, पेट तक पहुंचेगी। और पेट में जो जमा हुआ आपका जो कफ होता था, उसके साथ चिपक के बाहर आ जाएगा। तो उसके अभ्यास से आहार नलिका से लेकर आपका पूरा लीवर भी साफ हो जाया करता था। पर आधुनिक युग में उसका प्रयोग थोड़ा कम हो गया है। उसकी जगह दंड धोती का प्रयोग करते हैं। ये पाइपलाइन है, स्टिक है, ये भी करीब करीब 2-1 फीट की है। तो इसमें क्या करते हैं, गर्म पानी आप पहले पी लिया जाता है। गर्म पानी पी लिया, नमक वाला, तो कम से कम आपको 1 लीटर पानी जरूर पीना है। और उसके बाद ये आपने फिर इसको मुख से गीला जाता है, जैसे अपन भोजन गीलते हैं ना, तो बेसिक इसको गीला जाता है, धीरे धीरे पाइप आपके लीवर तक पहुंचेगा, पेट तक पहुंच गया, और फिर पानी निकलना शुरू हो जाता है। अर्थात साइफन का सिद्धांत है, जैसे हम गाड़ी से पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल निकालते हैं, उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर हवा होती है, हवा के साथ साथ पानी बाहर आता है, और पानी के साथ साथ आपके अंदर से कफ जो पड़ा है वो निकलेगा, एसिड है वो निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आंतों की जो समस्या होती है, अल्सर है, उस समस्या से हम बचते हैं। तो ये दंड धोती हो जाता है, दंड धोती की क्रिया है। और दूसरा क्या है इसके अलावा, आप देखेंगे कि ये तो आपका पेट साफ हो गया। अब पेट साफ होने के बाद सत्कर्म में देखा जाए तो 6 क्रिया आपको बता रहे हैं, धोती, वस्ती, नेति, त्राटक। अब त्राटक मतलब हिप्नोटिज्म। जब आप सत्कर्म कर लेते हैं, और सत्कर्म करने के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर का एक्स्ट्रा कफ निकल गया, पेट के अंदर जो एक्स्ट्रा गैसें थी वो निकल गई, आपके पेट के अंदर जो एसिड पड़ा था वो निकल गया, आपने स्नान किया बढ़िया, आप आसन करें, प्राणायाम करें। और उसके बाद त्राटक क्या होता है योग में, त्राटक अर्थात किसी एक वस्तु पे ध्यान हमारा एकाग्रचित करना। तो इसमें क्या किया जाता है, प्रारंभिक अवस्था में धीरे धीरे किया जाता है। तो एक
आप अपनी आंख के लेवल से दीवार पर एक हरा कलर का बिंदु बना लें, क्योंकि इसको स्टार्टिंग किसी ऐसी वस्तु से किया जाता है जिससे एनर्जी ना निकले। तो दीवार पर एक हरे कलर का बिंदु बनाए, जैसे महाराष्ट्र की महिलाओं का बड़ा बिंदी हुआ करती थी। तो दीवार से और आपके आंखों की दूरी 1 फीट रहे। और क्या करना है, आपको ध्यान की मुद्रा में बैठकर उस बिंदु को देखने का अभ्यास करेंगे। ठीक है ना। जब आप उस बिंदु को देखेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो आपका दिमाग और थैलेमस ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि में एनर्जी बहना शुरू होती है, जिसकी वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो उसका अभ्यास करें। सेकंड स्थिति में आते हैं तो हम दीपक पे अभ्यास किया जाता है। तो एक दीपक बना लें, दीपक में बत्ती है, उसमें घी है, और दीपक जलाएं तो उसकी जो लो होती है, लो पर भी अभ्यास किया जाता है। अब अभ्यास आप करते करते देखेंगे कि आपके स्मृति पावर जो है बढ़ने लगता है। और उसके बाद अंतिम अवस्था जब आती है, जब एक साधक जो है, योगी है, कम से कम 6 महीने इसमें पूर्ण कर लेता है, तो फिर वो अब सूर्य पे त्राटक करता है। अर्थात सूर्य, जब शुरू का जो हिस्सा जो सूर्य का लालिमा वाला है, लालिमा वाला उस पे अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे क्या उसके अंदर जो थैलेमस ग्रंथि होती है वो एक्टिव होती है। तो आपकी स्मृति पावर बढ़ता है, आपके चेहरे पे आपको तेज आएगा। साथ में ये जो आपका आज्ञा चक्र है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि ये अपनी एक्टिव होने लगती है। और साथ में ये आपकी सहज और शांत एक्टिव होती है। तो आप सीधा सीधा राजयोग में प्रवेश करने के पात्र हो जाते हैं। आप राजयोग में जा सकते हैं। और हठ योग से हम राजयोग में सहज प्रवेश कर सकते हैं। यदि जाए तो हठ योग में ये बताया है, जब हम शरीर को क्लीन कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर स्टेबिलिटी अर्थात स्थिरता आती है। जब हम आसनों का अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर दृढ़ता आना शुरू हो जाती है। दृढ़ता अर्थात कि आप घंटों किसी एक आसन पे ज्ञान की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में बैठ सकते हैं, क्योंकि पूरा आपकी एनर्जी का जो लेवल है आपकी रीढ़ की हड्डी में है। यदि आप बिना हिले डुले कम से कम 30 मिनट यदि आप एक आसन पे बैठते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी से एनर्जी फ्लो होने लगी है, उसको महसूस किया जाता है। इसी को सूक्ष्म ध्यान भी कहा जाता है। इसी ध्यान की सभी लोगों ने बहुत बात भी की है, चाहे महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, या कोई भी देवी देवता हो। कमर को सीधा रखे हैं और उस चीज को महसूस कर रहे हैं, नीचे से एनर्जी चल रही है मूल बंध से, और सहस्त्रार ब्रह्म तक जा रही है, और उसके बाद पुनः आ रही है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक स्टेबिलिटी बनेगी, और आप उस योग मार्ग में सहज आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि यदि हम इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो क्या होता है, फिर एक समय के बाद जैसे हम आसन कर रहे हैं तो शरीर में जो हार्डनेस आती है, हार्डनेस की वजह से कई बार मसल्स हमारे खिंच जाते हैं, और मसल खिंचने की वजह से जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और यदि बाय द वे आपकी बॉडी के अंदर एसिड बन रहा है, तो एसिड यदि बनेगा तो आपका टेम्परेचर फिर बढ़ना ज्यादा शुरू हो जाएगा, मतलब कि आपका सूर्य नाड़ी तेज हो जाएगी। सूर्य नाड़ी जब तेज होगी तो आप पे क्रोध बढ़ेगा, मतलब तामसी गुण बढ़ेगा। मतलब सूर्य नाड़ी, तामसी, और आपका लेफ्ट नोज जो है ये चंद्रमा है। क्योंकि ईश्वर ने इतनी अच्छी व्यवस्था आपके शरीर में की गई है कि हम अपनी बॉडी को ठंडा भी कर सकते हैं और गर्म भी कर सकते हैं। आपने देखा जो हठ योगी होते हैं, जो तत्व की साधना करते हैं, जल तत्व, तो आपने देखा जल में खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो जल क्या होता है, स्वरूप उसका ठंडा होता है। अब जल ठंडा है, और शरीर उनकी सूर्य नाड़ी यदि ना चलेगी और चंद्रमा चलेगा तो कफ बढ़ जाएगा, तो उनको ठंड लगेगी। तो ये क्या करते हैं कि उसमें स्वर विज्ञान है। तो अपनी सूर्य नाड़ी को उनने तेज किया। सूर्य नाड़ी को तेज किया, सूर्य मतलब आपके अंदर एसिड बनेगा, गर्मी पैदा होगी, वो पानी में भी खड़े होके बढ़िया काम मतलब कि मैनेज कर लेंगे। उसी प्रकार से जब जैसे अग्नि तत्व की साधना करते हैं, तो कंडे चारों तरफ लगाने के बाद वो बैठ गए हैं। तो गर्मी से तो सबको नुकसान होता है ना, अग्नि तो सबको जला सकती है, आपके शरीर के अंदर की पानी को सुखा देगी, है ना, हर चीज को जला देती है। तो जब वो साधना कर रहे होते हैं तो अपनी चंद्रमा को एक्टिव करते हैं। ये जो चंद्रमा लेफ्ट नोज है, ये एक्टिव होगा तो आपके शरीर के अंदर ठंडकता आती है। और ये सभी प्राणायाम भी हमें यही बताते हैं, जब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है, हमारे वात और पित्त अर्थात चंद्र और सूर्य का बैलेंस होता है। तो आपका राजसिक गुण एक्टिव हो जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो यदि हम तामसिक कहें तो सूर्य नाड़ी है लेफ्ट आपका राजसिक है, और सात्विक नाड़ी आपकी सेंटर में है, और उससे जुड़े कुछ चक्र होते हैं।
तो यदि हम हठ योग का प्रयोग करते हैं, सत्कर्म का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जल्द से जल्द अपने योग में जल्दी पारंगत होते जाते हैं जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आसन का हम अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर जो गैसें होती है वो निकल जाती हैं, तो आप आसन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, आपने मुझे देखा, तो मैं जब डेली क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ अपने, और गर्म पानी में नमक डाला, नमक डाल के पानी पिया, मैंने बमन क्रिया कर ली। तो बमन क्रिया से क्या होता है, जैसे मेरे पेट में पानी गया, शरीर को अभ्यास है वो सीधा आंतों में जाता है, तुरंत मुझे 30 सेकंड में मोशन हुआ। आप मोशन होके आएंगे, बढ़िया, ये कर लेंगे। दूसरी चीज है, हठ योग में एक चक्रीय क्रम होता है। चक्रीय क्रम अर्थात मल द्वार को साफ करना। अब जिन लोगों को क्या होता है, जैसे साधु सन्यासी, तभी आप देखेंगे वो सिद्ध क्यों होते हैं। अब जैसे मूल बंद है, मूल बंद को यदि एक्टिव करना है, तो मूल बंद जो आपका है ऑलरेडी वो चोक है और मल में डूबा हुआ है, क्योंकि नीचे का हिस्सा पूरा मल वाला है ना। तो इसमें क्या किया जाए, चक्रीय क्रम, जैसे पाइल्स से, बवासीर जैसे रोगों को ठीक करना है, तो जो बस्ती क्रिया के बाद एक चक्रीय क्रम होता है, और चक्रीय क्रम कुछ ग्रंथों में बताया गया है। जैसे घृण संहिता में बोला है कि चक्रीय क्रम में क्या करते हैं, जैसे आप सुबह मल त्यागने जाते हैं, अब मल त्याग के आए, तो क्या होता है कि मल द्वार को अच्छी तरह से साफ करना। तो ये जो हमारी हैंड है उसका जो मध्यमा उंगली है, फिंगर, सेंटर फिंगर है, इसमें क्या करते हैं, कैस्टर ऑयल जो आता है, अरंडी का तेल, पहले तो आप इसमें क्या करें, नाखून अच्छी तरह काट के रखें। ठीक है ना, ये क्या हड्डियों की क्रियाएं हैं, और इसको किसी गुरु के माध्यम से ही सीखना चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो हम अपना नुकसान भी कर सकते हैं। तो नाखून आपके अच्छी तरह कटे हों। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, जो आपका गुदा मार्ग होता है, एनएस पार्ट, एनएस पार्ट में अरंडी का तेल लगा के एनएस में एंटर किया जाता है, और उस उंगली को आप चक्री जैसा घुमाते हैं, क्लाक बाई फिर एंटी क्लाक, क्लाक बाई फिर एंटी क्लाक, इसको बोला जाता है चक्रीय क्रम। तो इस क्रम के अभ्यास से क्या होता है कि हमारा जो मल द्वार 8 उंगल का है, और उसके अंदर जो मल फंसा होता है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। और जब वो निकलना शुरू हो जाता है, तो जैसे मल द्वार में खुजली चलना है, मल द्वार में आपको कई प्रकार की गैसें होती हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन बना होता है, तो ये समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसके प्रभाव से क्या होता है कि फिर आपका मूल बंद भी सही लगता है। आपका जब मूल बल सही लगेगा, जब आप कपालभाति करेंगे तो आप देखेंगे कि सहज श्वास आपकी बाहर जाएगी, तो आपका मूल बल लग जाएगा। ठीक है ना, तो उससे आपको फायदा होगा। ये चक्रीय क्रम होता है, इसको हम कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हठ योग को थोड़ा और समझने की बात कहें, हठ मतलब अपने दोनों स्वर, हा और ठकार। हकार, हा से तात्पर्य हकार, और ठा से मतलब है ठकार। हकार मतलब सूर्य नाड़ी को बोला जाता है, ठकार मतलब चंद्रमा को बोला जाता है। अर्थात ईड़ा और पिंगला, पिंगला और ईड़ा, यदि इनका हम बैलेंस कर पाए, तो जब इनका जब बैलेंस होगा, अर्थात आपने देखा होगा एक तरफ क्या है, देवता है, एक तरफ राक्षस है, जब ये प्रॉपरली मंथन करेंगे, जब ये प्रॉपर स्वर आपके बराबर चलेंगे, तो बीच में जो सुषुम्ना नलिका है, सुषुम्ना नाड़ी है, वो धीरे धीरे एक्टिव होती है। अभी क्या होता है कि प्रत्येक मनुष्य का एक स्वर चालू होता है, एक बंद होता है, फिर चालू हुआ फिर बंद हुआ, कुछ क्षण ये चल रहा है, कुछ क्षण ये चलता है, फिर ये बंद हो गया, ये चालू हो गया। तो ये क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा है। जैसे दिन हो गया, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, फिर इस प्रकार से। तो शरीर के अंदर जो व्याधियां आ रही हैं और जा रही किसकी वजह से होती हैं, इन स्वरों के बैलेंस ना होने की वजह से। आप इन स्वर को ऐसे देख सकते हैं कि आपके मकान में जो दरवाजा है, मेन दरवाजा है, उसके दो पल्ले हैं। दो पल्ले में से एक पल्ला आपने बंद रखा है, दूसरा खुला रखा है। तो जो खुला हुआ पल्ला है उसमें से भी हवाएं हैं या बहुत सारी चीजें बाहर से अंदर प्रवेश कर सकती हैं। आपने क्या किया, दूसरा बंद कर दिया, एक खोल दिया। उसी प्रकार से शरीर रूपी मकान का ये दरवाजा है, यदि हम दोनों स्वर एक साथ खुलते हैं, दोनों स्वर एक साथ बंद होते हैं, तो शरीर के अंदर एनर्जी का फिर प्रभाव पड़ जाता है। और ये कब होगा, प्रैक्टिस करने से, जब आप सत्कर्म का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि दरवाजों के अंदर जब कब्जों में जंग लग जाती है, तो उसमें हम तेल पानी किया जाता है। उसी प्रकार से हमारी नासिका में जो, यदि आपको कफ ज्यादा होता है, यदि किसी को कफ की समस्या है, तो कफ क्या करता है, ये आपके अंदर भर जाता है, तो वो चोक कर देता है। तो जब आप सत्कर्म का प्रयोग करेंगे ना, धीरे धीरे, जैसे जल नेति ही करें, कुछ नहीं होता है तो सिर्फ जल नेति ही करें, आप जल नेति से भी फायदा मिल जाए। और आप देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, आपको सत्कर्म में कपाल भाती को रखा गया,
कपालभाति आप देखेंगे कि प्राणायाम के साथ भी शामिल है। कपालभाति आपका इसके साथ भी शामिल है, सटकर्म के साथ। और यदि जाए तो कपालभाति में यहाँ सटकर्म में कपालभाति तीन प्रकार की हो जाती है। एक कपालभाति जिसमें हम श्वास बाहर फेंकते हैं। दूसरी कपालभाति वितक्रम कपालभाति, मुंह से पानी पीकर नमक वाला नाक से निकाल देना। शीतक्रम कपालभाति और वितक्रम कपालभाति, नाक से पानी पीकर मुंह से निकाल देना। तो इससे क्या नासिका, तो नासिका मतलब साइनोसाइटिस की जो समस्या थी वो ठीक होती है। और मुंह से जब पानी पीते हैं, नाक से निकालते हैं, तो गले में जो कफ फंसा होता है वो निकल जाता है। तो इसलिए कपालभाति को सटकर्म में रखा गया। तो जब आप इसका प्रयोग पूरा पूरा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब हम योग का प्रॉपर अभ्यास करते हैं तो आपको उस समय फायदा मिलेगा। अब जैसे आपने सुबह यदि आपने अभ्यास कर लिया है, तो अभी आप मुझे देख पा रहे होंगे कि आपको ऐसा लग रहा हो कि शरीर जो है, बॉडी है, अलग ही दिख रही है, ठीक है ना। पर जब आप सत्कर्म कर लेते हैं, क्योंकि मैं डेली इसका अभ्यास करता हूँ, तो मुझे उसका अच्छा फायदा मिलता है, तो मुझे बढ़िया मजा भी आता है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप प्राणायाम तो करते हैं डेली, पर अपने जीवन में सत्कर्म को जोड़े। सत्कर्म में एक क्रिया आपकी क्या होती है सबसे अच्छी, बमन क्रिया। बमन, बमन मतलब कि आपने उल्टी करना। आपने देखा होगा प्रकृति सबको सिखाता है। आपने देखा कुत्ता है, यदि उसका पेट खराब होगा तो उसको कहीं, उसके लिए तो कोई अस्पताल ही नहीं, तो वो क्या करेगा, घूमता फिरता रहता है और जहां उसको घास मिलेगी घास को खा लेगा। घास खाएगा, थोड़ी देर बाद उल्टी करेगा, ये आपने देखा होगा। और आप देखना किसी कुत्ते को, जब वो अगली सारी भी क्रिया करता है उस समय, जब वो खा लेगा तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद उसका पेट अपने आप अंदर बाहर होने लगेगा, ठीक है ना। अंदर बाहर होगा, वो करता है, और उसके बाद अनपचा भोजन पूरा निकाल देगा। उसी प्रकार से मनुष्य जब फूड पॉइजन यदि आपको हो गया है, तो आधुनिक युग में क्या करते हैं लोग कि बोलते हैं कि भैया आप और ज्यादा खाओ, डॉक्टर बोलते हैं ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए। पर भारतीय परंपरा में बोला गया है कि यदि आपकी समस्या यदि पेट की है, तो आप लंघन करें और लिक्विड का सेवन करें। लंघन मतलब कि अब भोजन आपको लेना नहीं है, क्योंकि भोजन पच नहीं रहा है पेट में, ऊपर से आप डालेंगे तो और विषैला भोजन होगा, क्योंकि जो अंदर सड़ रहा है वो भी इसको दूषित करेगा। तो आप लिक्विड लें, पानी का सेवन करें, तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये सब चीजें हठ योग की हैं। और इसको जब हम लेना शुरू करते हैं, तो तब हम अच्छे योग का ही अच्छा फायदा ले पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि योग जो है, हम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर हम उसको कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। अब जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं, जैसे उनने बोला तस्मिन सति श्वास प्रश्वास गतिर विच्छेद प्राणायाम। अब उन्हें प्राणायाम के बारे में ये बताया है कि श्वास प्रश्वास को यदि आप प्रॉपर लेना सीखें, अर्थात श्वास, तस्मिन सती श्वास प्रश्वास गतिर विच्छेद प्राणायाम। जो हम श्वास ले रहे हैं, प्रश्वास जो छोड़ रहे हैं, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है कि जैसे आपने धीरे धीरे श्वास ली, पूरी श्वास को भर लिया, कुछ देर रुके, और फिर उसको निकालना शुरू किया। और जब हम निकाल रहे हैं तो निकालते निकालते उसकी जो टाइमिंग होना चाहिए वो उसकी डबल होना चाहिए। आप ये प्रैक्टिस करके देखना, जब आप पूरा श्वास ले रहे हैं, मान लीजिए हमने 20 सेकंड में श्वास भर दी, अब धीरे धीरे आपको श्वास छोड़ना है तो डबल में जाना चाहिए। जब ये श्वास आपकी डबल में जाने लगेगी ना, तो आपके शरीर के अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। आपका मूवमेंट अपने आप होगा। जैसे अग्निसार क्रिया कराते हैं, ये भी शामिल है अग्निसार क्रिया की सत्कर्म में। तो जब हम श्वास ले रहे होते तो आप देखिए मूवमेंट अपने आप होता है, कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे मैं अभी श्वास ले रहा हूँ, प्रैक्टिस यदि आपकी है तो अपने आप आपकी अग्निसार उड्डयन मन लग जाएगा किसी। अब मैं श्वास धीरे छोड़ रहा हूँ, पर डबल जाना चाहिए। धीरे 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 छोड़ेंगे तो आप देखेंगे सिकुड़न अपने आप होने लगती है बॉडी के अंदर, अपने आप सिकुड़न होती है। जब आप श्वास को छोड़े, आप इसको लेना शुरू करेंगे ना, तो शरीर अपने आप हिल जाएगा। मैंने ले लिया श्वास, अब छोड़ूंगा, तो इसमें मैंने शरीर पे कोई प्रेशर नहीं डाला, सिर्फ मैंने ब्रीथ कर रहा हूँ बस, तो अपने आप शरीर में मूवमेंट आ रहा है। उसी प्रकार से अभी कई बार एक भ्रांति भी होती है ना कि जैसे हम प्राणायाम करते हैं
प्राणायाम करते करते समय कि जब हम श्वास छोड़ रहे हैं, या कपालभाति है या भस्त्रिका है, तो ये पूरा संबंध हमारा किससे चलता है? हमारे लंग्स से। ठीक है ना? इनसे जुड़े जो अंग होते हैं, जब ये अनुशासित होकर कार्य करते हैं, यदि आपका लंग्स बराबर चलेगा तो आपकी बॉडी के अंदर स्थिरता आएगी। और यदि आप बॉडी में प्रेशर देके काम करेंगे तो बॉडी कंपन करेगी। ठीक है ना? तो क्योंकि जो एक अष्टांग नियम का जो बनाया गया है कि यम से लेकर समाधि तक, तो एक एक चीज उन्होंने बताई है कि पहले हम आसन का अभ्यास करें। आसन के अभ्यास से हमारा क्या शरीर स्थिर हो जाता है। और जब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमारे इंटरनल अंग हैं वो काम कर रहे हैं, हम उनको इनको उनको क्लीन कर रहे हैं। उसके साथ फिर हमारी बॉडी स्टेब्लिश होना चाहिए, स्थिर होकर हम बैठे। ठीक है ना? तो आप तब देखेंगे आपको फिर प्रॉपरली फायदा उसका मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान सहज लग जाएगा। और ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है, जब आप इनका अभ्यास करते हैं ना, तो सहज में आपका ध्यान लगता है, श्वास अपने आप लग जाता है। तो इसका आपको, हाँ, किसी का लगता है कि स्पीकर ऑन है, जी, थोड़ा सा स्पीकर भी आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी ओम। जी जी। स्पीकर मेरा यहाँ ऑन है और मैंने हैंड रेज भी किया है। जी 7:42 हो चुके हैं। थोड़ा सा आप 2 मिनट में पूरा जो और कहना चाहते हैं वो कह लें। फिर हम जी। जी चाहेंगे कि हमारे जो साधक लोग हैं, जो है वो सब आपसे कुछ प्रश्नोत्तर भी करना चाहेंगे। जी ओम। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको यदि स्वस्थ यदि होना है, तो आप जैसे डेली अभ्यास करते हैं, आप योगा, आप योगिक अभ्यास है प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे साधक हैं। और अच्छे साधक यदि आप बनना चाहते हैं तो सत्कर्म को अपने जीवन में जोड़ें। और सत्कर्म में से सभी क्रिया ना हो पाए ना, तो सुबह सिर्फ उठ के क्या करें? जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो गर्म पानी का जरूर सेवन करें। कम से कम 1 से 2 लीटर गर्म पानी होना चाहिए, उसमें आप सेंधा नमक डालें। और सेंधा नमक डालने को क्यों कहते हैं? और सफेद नमक, वो लोग पूछते हैं कई बार मुझसे कि सर सफेद नमक क्यों नहीं यूज करना चाहिए, तो मैं उनको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि जो चीज सहज घुल जाए, आपने देखेंगे सेंधा नमक आप चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो आप डालेंगे वो घुल जाएगा। पर आप देखेंगे वो सफेद नमक जो होता है वो घुलता नहीं है। ठीक है ना? आप सफेद नमक को यदि गर्म चीज में डाल देंगे, जैसे पानी में यदि आप बॉईल कर रहे हैं तो पानी में डालेंगे तो वो उस समय बॉईल हो जाएगा, पर ठंडी चीजों में आप डालेंगे तो मिलता नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि नमक को ऊपर से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर क्या करेगा, ये बॉडी में मिक्स नहीं होगा ना, वो पड़ा रहता है पेट के अंदर और सबसे ज्यादा एसिड यही बनाता है। इसलिए है ना, कई बार जैसे पंगतें होती हैं और लोग ऊपर से जो नमक परसते हैं, मैं उनको मना करता हूँ कि यदि आपके पास सेंधा नमक ना हो तो इसको ना परसे, क्योंकि क्यों आप लोगों को बीमार कर रहे हैं। तब तो ये सब चीजें पहले हुआ करती थी, पर आज के आधुनिक युग में कई गलतियां भी हो रही हैं, तो उस पर हमें ध्यान वो रखना है। तो आप क्या करें, सुबह उठें, 2 से 4 गिलास, कम से कम 5 गिलास तक आपको पानी पीना है। और पानी पी के आप बाथरूम में जाएं, जैसे आप जबान साफ करते हैं ना, अच्छा जीभ को साफ करें, और 3 फिंगर्स में अपने जबान को बाहर करें और रब करें, इसको रगड़ें। तो धीरे धीरे आप इसको रगड़ेंगे ना, तो आपके गले के अंदर का कफ निकलना शुरू हो जाता है, और यही आपकी थायराइड ग्रंथि को ठीक करता है। और इसी के साथ साथ पानी पूरा बाहर आएगा। पानी बाहर आएगा तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज है, एक समाज में भ्रांति आई है कि लोग कहते हैं कि बमन क्रिया करने से आंखें उलझ जाती हैं। ये भी एक भ्रांति है। तो जबकि आप देखेंगे कि हमारे साधु सन्यासी, हमारे ऋषि मुनि तो ये प्रैक्टिस कब से करते आए हैं, और इसी प्रैक्टिस को करते करते वो सिद्ध भी हुए हैं। क्योंकि शरीर ऐसा नहीं है कि जो मेरा शरीर है वो आपका नहीं है। आपके शरीर के अंदर भी वही एनर्जी है, क्योंकि भगवान ने तो सबको एक ऐसा सिस्टम दिया है, आप जो जिस पे काम करेगा उसको आगे वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, श्री राम शर्मा आचार्य हैं। आधुनिक युग में देखा यदि जाए, महर्षि महेश योगी हैं, है ना? और आज जो आधुनिक युग में जो लोग काम कर रहे हैं, यदि ये काम करेंगे तो उनके अंदर एनर्जी बनेगी, क्योंकि आपको और हमारा शरीर अलग नहीं है। पर जो सही वे में प्रैक्टिस करता है तो शरीर शुद्ध होने लगता है। जब शरीर शुद्ध होने लगेगा तो एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो ये तो सत्वरण की बात हुई है, और आप इसको जरूर करें। और आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी भविष्य में यदि मुझे मौका मिला तो मैं उन क्रियाओं को आपको लाइव यहाँ से करके भी दिखाऊंगा। कि मेरा भी एक मन था कि करता, मगर अभी क्या है कि हमारा जो केटली है थोड़ी सी खराब है अभी। नहीं तो मैं पानी गर्म करके कुछ क्रिया में आपको यहाँ से लाइव दिखाता, जैसे जल का पाल भाती है, व्यतक्रम है,
तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं भाई हम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगामी भविष्य में यदि ऐसा रहा तो मैं आपको जरूर इसको बताऊंगा। जी। जी ओम। धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक नई रास्ता बताया है योग का। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय हरिद्वार से पवन सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी टिप्पणी दें। जी ओ। जी धन्यवाद रमेश चंद मेहरा जी, बहुत सुंदर आज का सत्र। हमारे आज के मुख्य अतिथि राकेश जी का बहुत अभिनंदन। हमारे जीवन जीने की जो पद्धति है उसके ऊपर आपने प्रकाश डाला, और आने वाले समय पर इसको प्रैक्टिकली भी करके आप बताएंगे, तो जब भी ऐसा अवसर मिलेगा तो हम सब लोग उसमें जरूर सम्मिलित होंगे, क्योंकि जब तक कि इसको हम करेंगे नहीं तब तक के ये कुछ चीजें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और सुन करके हमें एक जानकारी मिली, और किस तरह से हमें जीवन कैसे जीना है, नित्य कर्म कैसे करने हैं, जो आपने चीजें बताई हैं हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत लाभदायक हैं, और हम सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में आज के जो सत्र हुए, योग सत्र भी बहुत सुंदर, अशोक जी का अभिनंदन। और बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ जो भजन गीत संगीत हनुमान चालीसा का भी जो पाठ हुआ है उसके भी बहुत सबको बहुत आज का दिन बहुत सुंदर तरीके से रहा। हमने अभी कल एक प्रयोग शुरुआत किया है अग्निहोत्र से संबंधित, और अग्निहोत्र का उपयोग कृषि कार्यों में किस प्रकार से किया जाता है। तो हमारे अ, संस्थान में स्वामी यज्ञ देव जी हैं, जो यज्ञ कराते हैं और पूरे देश में यज्ञ कराते हैं। उनके साथ हम कुछ ट्रायल कर रहे हैं कि हम कैसे यज्ञ की राख का उपयोग अपने खेती में कर सकते हैं। और पहले भी इसमें बहुत कार्य हुआ है, लेकिन अब इसको एक साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से जो भी ट्रायल की विधि होती है उसके आधार पर कल हमने यज्ञ भी किया और इसके ट्रायल की शुरुआत भी की। तो ये एक अपडेट है, और जब भी इसका रिजल्ट आएंगे तो मैं उनको स्वामी यज्ञदेव जी को भी आमंत्रित करना करूंगा इस मंच में, कि वो भी अपने अनुभव और यज्ञ के माध्यम से जो उनके अनुभव हैं मानव स्वास्थ्य के लिए मुख्य रूप से, और अब उसमें उसके साथ ही जो पौधों के स्वास्थ्य के लिए भी जो उपयोग है उसको वैज्ञानिक रूप से जरा परखने की बात जो है वो हम करेंगे। वैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने उसके ऊपर मानव स्वास्थ्य के ऊपर जो रिसर्च ट्रायल्स चले हैं उसका उनका रिसर्च पेपर भी अब आने वाला है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये यज्ञ की जो धुआं है और उसकी जब धुनी बना के उसको इस्तेमाल किया पेशेंट्स के ऊपर, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, यहाँ तक कि कोविड के और टीबी के और जितने भी बैक्टीरिया है उनकी संख्या में बहुत ज्यादा नियंत्रण हो गया। बहुत अच्छा उसका नियंत्रण हुआ। उसको उन्होंने जीसीएमएस पद्धति जो है, तकनीक जो है जो लैब में होती है, उसके माध्यम से भी उसको जब उसको टेस्ट किया तो ये प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो गया कि इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। तो मैं कल उनसे यही कहा कि अगर ऐसे बैक्टीरिया को जो मानव को प्रभावित कर सकते हैं, तो जो बैक्टीरिया हमारे पौधों को और कृषि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं उसके ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव तो पड़ना ही। तो जो भी अब रिजल्ट होगा उसके ऊपर हम आने वाले समय पर चर्चा करेंगे। और आज की सत्र के लिए और बहुत अच्छा आज का कार्य रहा है। और हम इसी क्रम में अब दीपावली का और धनतेरस का भी पर्व अब आने वाला है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। सबको धन्यवाद, नमन, प्रणाम, नमस्कार, ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है एक और नई चीज हम लोगों को जानकारी दी। हमारे भोपाल में माधव संस्थान है, वो अपने मुख्य अतिथि भी बन चुके हैं और उन्होंने उस पर भोपाल में भी बहुत काम हो रहा है। तो इस तरह बहुत अच्छा रहेगा जब हमारे सदन में पूरे साइंटिफिक तरीके से ये चीज़ें जब आएगी। अभी तो उस पर और भी रिसर्च का, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि भाई, तो वो वैज्ञानिक पद्धति पे जब तक कसौटी पे नहीं कसा जाता है तब तक लोग उसको मानते नहीं हैं और वो श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे देखते हैं। मैं सदन से ये निवेदन कर रहा हूँ कि यदि किसी भाई को कुछ
प्रश्न हमारे मुख्य अतिथि महोदय से पूछना है तो वो अपना हैंड रेज करे, तो मैं उनको आमंत्रित कर सकूं और वो उनसे परामर्श कर सके। जी ओम। किसी का हैंड रेज नहीं है, किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लें। हाँ जी, हेलो जी जी। प्रणाम सभी को। नमस्कार। आदरणीय जो सटयोग का आपने बड़े अच्छे तरीके से चीजें बताई है। तो ये निश्चित रूप से जो पानी पी के फिर निकालना, ये मैं भी कई बार मतलब प्रयास करता हूँ, और निश्चित रूप से ये पेट के रोगों के लिए बड़ा सहायक सिद्ध होता है। और रोज सुबह पानी 1-1.5 लीटर 2 लीटर तक आप पी लें, और फ्रेश होने के बाद जब वापस आए तो एक बार आप पानी निकाल लें, तो ये बड़ा अच्छा काम करता है। निश्चित रूप से ये जो आपने जो रबर वाला नीति का जो बताया था सिंह साहब, ये इसका थोड़ा सा जो रबर से नेती और पेट में डाल के जो वो वाला दोनों का, तो इसमें कुछ हाँ, सावधानियां रखने की आवश्यकता है या सब लोग कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसमें सर सावधानियां रखने की जरूरत है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम इंटरनल ऑर्गन, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। क्या होता है, पहले तो क्या है कि जो व्यक्ति इस सत्कर्म को कराते हैं उनके माध्यम से आप सीखेंगे तो आपको 1% भी नुकसान होने की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक है ना। क्या होता है कि इसको डालने का तरीका होता है, जैसे नाक के लिए ये रबर लेती है। ठीक है ना। तो इसको डालने का तरीका क्या होता है, यदि आप उखरू बैठे हैं, सर को ऊपर लेंगे, तो कोई भी चीज जब आप नाक में डालते हैं तो आपको छींक आएगी। जब आपको छींक आएगी वो उसका विरोधाभास करती है। ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब आप अभ्यास करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, आपके विचार बदलेंगे। कि यदि किसी ने यदि आपको कह दिया अरे ये आप क्या कर रहे हो, इससे तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो वो जो विचार है ना बाहर का, जैसे आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा ना, तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे उस चीज को। ठीक है ना। तो यदि जो लोग करा रहे हैं उनके माध्यम से सीखेंगे ना, तो आपकी जो चित्त की वृत्तियां एकदम क्लीन रहेंगी। क्योंकि पतंजलि जो कहता है ना, योग से चित्त से वृत्ति निरोधा, तो हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि उनके मन में इतना डर बैठ गया तो वो कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनने प्रैक्टिस खुद करी। यदि हम अपने जो जो सीखे हुए व्यक्ति उनके माध्यम से यदि हम करते हैं ना, तो आपको 100% इसका फायदा मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप करने जाते हैं ना, तो लोग आपको ये मना करेंगे, अरे मत करो, कोई मतलब नहीं, प्राणायाम ही ठीक होता है, आप ये सब कर नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाता है। बाकी इसके कोई नुकसान नहीं है, पर इसको हमें पहले समझना है अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी खुद के ही इंजीनियर बन रहे हैं, इसको हम किस प्रकार से करना है। ठीक है ना। तो ये सब चीज है। यदि आने वाले भविष्य में यदि मुझे इसका मौका यदि मिलता है, तो मैं आपको जब आपको लाइव करके दिखाऊंगा उस चीज को, तो उस चीज को मैं क्लियर वो एक्सप्लेन सब कर दूंगा कि आपको करना कैसे है, आपको क्या करना है, जिसकी वजह से आपको इसका फायदा मिलेगा और आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि आप सत्कर्म में यदि सब कुछ नहीं बने, तो कम से कम दो तो जरूर होना चाहिए। जल नीति क्या करता है, आपने देखा, आपने दीपावली के समय गंदगी को हम साफ करते हैं तो किसके माध्यम से साफ करते हैं? पानी। तो पानी क्या करता है, यदि नमक वाला पानी जब हम एक नासिका से डालते हैं दूसरे से निकल जाता है, तो अंदर के पार्ट को साफ कर देता है। जब दूसरे से डालेंगे तो इसको साफ कर देगा। उसके बाद जो गंदगी होती है, जैसे हम कपड़े को धोते हैं, तो कपड़े को साबुन लगा दिया, सर्फ लगा दिया, मैं सिंपल सी बात में क्या बात करता हूँ जिससे व्यक्ति समझ पाए। ठीक है ना। तो आप जब उसको फुलकते हैं, तो फुलकने का कार्य मतलब ये नीति का होता है। तो वो गंदगी उससे पूरी तरह से बाहर जाती है। दूसरी चीज क्या है, ये जो बड़ा जो पाइप था ना, इसको बोलते हैं दंड धोती। ठीक है ना। तो ये पेट को साफ करता है। यदि आपसे ये दंड धोती नहीं बनती है, तो सबसे अच्छा बमन क्रिया है। पानी पी के जब आप उल्टी करेंगे ना, उसका भी उसको आपको फायदा मिलेगा। ठीक है ना। पर मगर जो व्यक्ति सत्कर्म जानता है, उसके माध्यम से आप यदि आप सीखेंगे, तो आपको उसका पूरा पूरा फायदा होगा। जी। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। यही मेरे मन में था कि क्या है कि ये पाइप वाला जल नीति का भी मैं प्रयास करता हूँ। इसमें नमक का थोड़ा सा ये बताएंगे कि
कि नमक हम कितना डालें, क्योंकि कई बार हाँ बता। नमक जैसे हम जल लेती, और पानी कितना गर्म होना चाहिए? पानी सर इतना गर्म होना चाहिए जैसे हम अपनी बॉडी से टच कर सकते, टच करके देखें कि यदि हमारी बॉडी उसको सहन कर पा रही है। आपने मुंह में थोड़ा पानी भर ले तो आपको महसूस हो जाएगा कि इतना पानी इतना गर्म होगा तो मेरे लिए फायदा कर जाएगा। और नमक आपको क्या करना है, पानी आपका नमकीन हो जाए, ज्यादा ज्यादा खारा भी नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा खारा पानी हो जाएगा तो आपको उल्टी आएंगी फिर। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, नमक उतना लेना, मतलब कि 1 लीटर में 2 से 3 चम्मच, मतलब कि पानी नमकीन हो जाएगा। ठीक है ना। तो नमकीन पानी होगा तो आपको उसका फायदा मिलेगा। और अपनी स्किन को चेक करें, हाथ से देखें कि हाँ ये ठीक गुनगुना है। जब भी आपने गर्म पानी कर लिया थोड़ा उसको ठंडा होने दो, और अपनी बॉडी से चेक कर लें कि जितना आपका शरीर खुद बता देता है कि इतना मेरा चल जाएगा बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं यही समझना चाहता था कि चीजें कई बार क्या है, थोड़ी सी भी गलती अगर कर देता है आदमी, फिर उसके बाद उस चीज से एकदम बाहर हो जाता है, अरे नहीं उससे तो ये हो गया, तो जो वो एक बार डर बैठा तो फिर आदमी कभी भी उस चीज को नहीं करता। तो निश्चित रूप से किसी योग्य प्रशिक्षक की हाँ सर, उसमें करें तो जी। जी, जबकि है ना बहुत बहुत इतनी बढ़िया धन्यवाद आपका। बढ़िया चीजें सर, ये हमारे भारत की तो अमृत है, मान के चलिए कि यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति दीर्घायु भी होता है, और उसका दिमाग ठीक रहेगा, और समाज के लिए उपयोगी होगा, देश के लिए उपयोगी होगा। आज से बताता हूँ, मैं सर 2 साल पहले मैं मध्य प्रदेश का खरगोन जिला है वहां में गया हुआ था। तो वहां मुझे एक इंजीनियर साहब मिले। अब वो इंजीनियर साहब मिले, गायत्री शक्तिपीठ में मुझे बुलाया गया, मैं वहां पहुंचा। तो उनको सर साइनस भी हो गया था, साथ में उनको थायराइड भी बढ़ गई थी। और जब मेरा लेक्चर चल रहा था उसके बाद वो मिले, तुम मुझसे मिलने होटल भी आए, तो बोले सर ये जो आप सत्कर्म के बारे में बता रहे थे, मैंने ये जलनेति सीखा है। ठीक है ना, पर जलनेति सीखा है, मैंने किया था, और करने के बाद मुझे कुछ फायदा नहीं हो पाया। तो मैंने बोला सर आपने इसके बाद क्या कपालभाति किया अच्छे से, क्या आपकी नाक पूरी तरह साफ हो पाई? तो बोला सर ये तो मैंने नहीं किया, ये तो उनने मुझे बताया भी नहीं। तो मैंने बोला सर सत्कर्म जो होता है, धोती वस्ती नेति ताटक नोली और कपालभाति साथ में है। जब आप जलनेति का अभ्यास करेंगे तो नाक के नीचे गड्ढा है सर। आप यदि कपाल वो खोपड़ी देखेंगे तो गड्ढा होता है, तो उसमें क्या होता है कि श्लेष्मा सबसे ज्यादा कफ भरा होता है और वो सूखा हुआ होता है। जब आप जलनेति का अभ्यास करते हैं तो नमक का क्या रोल होता है कि नमक अंदर जाके कफ को निकालने की मदद करता है। ठीक है ना। आप देखेंगे इस चीज में कितना बड़ा वैज्ञानिक कारण है सर हमारे सनातन धर्म में, कि आप देखिए नमक ही एक प्रकार का आपका ट्रीटमेंट देता है सर। यदि आप है ना सप्ताह में एक बार नमक से यदि आप स्नान करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर जो स्किन डिसीज जो होती है, सोराइसिस होती है, वो कभी नहीं होगा। उसी चीज को देखना, नर्मदापुरम में नर्मदा की जो परिक्रमा की जाती है, तो जब समुद्र हम जाते हैं गुजरात, और नर्मदा के कुछ समय 5-6 दिन हम रहते हैं, तो नमक का जो टेम्परेचर होता है समुद्र का, हमारी बॉडी में से गंदगी को निकालने में काम करता है। और आपने देखा होगा कि नमक जो क्या करता है, बेड एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रोक के रखता है, उसको निकलने नहीं देता। तो नमक का तो इतना बड़ा रोल होता है। ठीक है ना। तो नमक क्या करता है, गंदगी निकालने में काम कर रहा है। ठीक है ना। पर जब आप गंदगी निकाल दिए, तो जब आपने जलनेति कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कपालभाति जरूर करना है, क्योंकि अंदर जो कफ फंसा हुआ है, जो गीला है, वो निकलेगा बाहर। उसको आप करें, उसके बाद शशांक आसन को करें। जब आप शशांक आसन करेंगे, उसमें कपालभाति करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी नोज पूरी तरह खाली हो जाएगी। और जब ये नोज पूरी तरह खाली होगी तो आपको फिर 1% भी नुकसान नहीं होगा। ये छोटी छोटी सी आपकी बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं। यदि हम इसको फॉलो करते हैं तो आपको देखेंगे मोटे मोटे चश्मे, साइनस, अस्थमा, दमा जैसे रोग भी अच्छे से ठीक हो जाते हैं। तो उस समय वो सर ने मुझे बोला, तो उनने कपालभाति नहीं किया, तो सर अंदर क्या हुआ, पानी जम गया मुझे। धीरे धीरे वो पानी जो था आपके कान की तरफ चला गया, तो यहाँ पर जो कफ था वो गीला उसके कान में चपक गया, उसके बाद गले में आ गया। तो उनको थायराइड भी हुई और ये चीज हुई, तो उससे नुकसान भी हो गया सर। तो ये चीजें, क्योंकि ये बताने वाले लोग चाहिए सर। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने प्रश्न पूछा और आपको उसका उचित उत्तर भी मिला। आदरणीय प्रणाली बहन जी का हैंड रेज है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना प्रश्न पूछे। जी हो। भाई रोशन लाल जी ने जो प्रश्न पूछे ना, उससे मेरा समाधान हुआ है। अरे वाह, सबको जी। ये रबर नेति सबको करनी चलती है क्या, यही प्रश्न था मेरा।
हाँ, रबर नीति सब कर सकते हैं ऐसा नहीं है। यदि रबर नीति करेंगे तो आपकी नोज पूरी तरह से क्लीन होने लगेगी, नाक के अंदर का जो कफ निकल जाएगा ना, तो आप ज्यादा प्राणायाम कर पाएंगे, अच्छी सांस आपके शरीर में पहुंचेगी, हवा ज्यादा पहुंचेगी तो आप स्वस्थ होने लगेंगे, लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो दूर होने लगेगा। ठीक है ना? तो ये इससे तो फायदे हैं, हाँ, ऐसा नहीं। वो मुझे मुझे तो करनी थी, मैं हरिद्वार गई थी तो जी। तब भी मना किया, मुझे करने ही नहीं दिया, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं वो मैं मुझे कफ की प्रॉब्लम जाती है यहाँ, हमारे यहाँ क्लाइमेट ज्यादा होता है ना, दमट हवा बाष्प होता है, हाँ। सागर किनारे है, तो बार बार हमें ये, और मुझे पूर्ण शाकाहारी हूँ, इसलिए जी। दूध के पदार्थ आहार में आते हैं, तो कफ होता ही है। नहीं तो तो इसलिए मुझे ना ये करनी थी। हाँ, नहीं तो नहीं, तो क्या वहाँ होता है, नहीं हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ ना क्या होता है कि कई सेंटर जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। ये कठिन है, हर एक आदमी इसका रिस्क नहीं उठाता। जो व्यक्ति जिसने प्राणायाम पढ़ा है, अब मेरा बेसिकली हठ योग रहा है शुरू से, तो मैं हठ योग में ज्यादा काम करता हूँ, हठ योग के बाद में प्राणायाम भी बताता हूँ, सब कराता हूँ। ठीक है ना? पर मेरा बेस हठ योग रहा है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ सिम्टम्स आते हैं ना, जैसे क्या होता है, जैसे मैंने आपको रबर नीति कराया तो आपकी बॉडी में अब चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप अपनी एक गाड़ी है आपके पास, आप शोरूम लेके आते हैं। अब एक अच्छा इंजीनियर यदि है, उसको गाड़ी के एक एक पार्ट को जानेगा, समझेगा, उसके हिसाब से काम करेगा, तो आपको लाभ होगा। यदि उसी गाड़ी को आप गैरेज लाइन ले जाए तो उस समय स्थिति क्या बनेगी? तो शरीर हमारी एक मशीन के समान है, और यदि उसको समझने वाले यदि लोग हैं तो आपको प्रॉपर फायदा होगा। मैं उसी चीज का बताता हूँ कि हमारे यहाँ ग्राम फैमिली से एक महिला आती थी, उनको यही समस्या थी, पूरा साइनस की समस्या थी, कब पूरा भरा रहता था। 1 महीने में वो स्वस्थ हो गए पूरी तरह। नहीं तो डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन कराइए, नाक खुल जाएगी। तो कभी ऐसा हम्म, भविष्य में, जैसे आप लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है ना, कभी ऐसा रहा यदि आप कैंप ऐसा आप ऑर्गेनाइज करें, और कभी आप मुझे 4-5 दिन के लिए आप बुलाते हैं, ठीक है ना, तो मैं वहां आके ये सब चीजें मैं आपको सिखा भी दूंगा, अच्छे से करा भी दूंगा, बढ़िया। ठीक है ना? और आपको ऑन द स्पॉट इसका फायदा भी मिलेगा, तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। जी। जी बहुत हाँ बहुत हाँ। धन्यवाद बहन जी। अब ओमकार नाथ जी का हैंड रेज है, मैं उनको बुलाता हूँ। आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी धन्यवाद दादू। मुख्य अतिथि जी को सादर प्रणाम। मैं जी सर। ओंकार नाथ पलामू झारखंड से हूँ, और जी मेरा सर। समस्या है एलर्जी की समस्या है, और एलर्जी होने के चलते काफी छींके आता है, नाक में जी। खुजली होना, आँख आँख में खुजली होना, नाक से पानी आना, इस तरह का जी। समस्या झेलना पड़ता है। तो क्या इसका क्या जी सर। समाधान हो सकता है? कृपया बताने की कृपा करें। जी सर। सर, इसका समाधान तो आपका सत्कर्म में है। ये जो आप क्रियाएं यदि कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये मान के चलो, एलर्जी की समस्या तो आपकी कम से कम 15 दिन में खत्म हो जाएगी। ये आप जल नीति, रबर नीति, है ना, इसके साथ में ट्रीटमेंट भी देता हूँ, मस्टर्ड ऑयल थेरेपी। उसके माध्यम से आप खुद देखेंगे कि आपको ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, इसको करने के बाद जो आपका जो एलर्जी वाला जो फंगस है, वो आपके अंदर फंसा हुआ, वो निकल ही नहीं पा रहा। ठीक है ना? उसने क्या किया कि पूरे सिस्टम को, श्वसन तंत्र को चोक कर रहा है। ठीक है ना? तो आप जल नीति, रबर नीति का यदि आप प्रयोग करेंगे, और यदि किसी के माध्यम से सीखेंगे, तो आपको बहुत जल्दी इसका फायदा मिल जाएगा, और ये ठीक हो जाएगा। और एलर्जी एक ऐसी चीज है, एलर्जी के 256 प्रकार के टेस्ट होते हैं मेडिकल साइंस में, पर एलर्जी को किसी प्रकार से क्योर कर नहीं, उनको नहीं कर पा रहा है। क्योंकि एलर्जी तो आपको किसी से भी फंगस हो रहा है, जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी से हो रहा है, मिट्टी से हो रहा है। अभी तो हमको एक जगह मिले थे, जो ग्लूटीन होता है गेहूं का, उससे भी एलर्जी है, मतलब वो व्यक्ति गेहूं खा नहीं सकता, गेहूं की रोटी खाएगा तो एलर्जी हो जाती है। तो क्या हो रहा है कि शरीर के अंदर जो क्षमताएं हमारी कम होती जा रही है, और उसका रीजन ये है कि क्या है कि शरीर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पहुंच गए हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। तो पहले तो हमारी जो नोज है, नोज को क्लियर, नासिका को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि ये क्लीन हो जाएगी तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है ना? और आप क्या झारखंड से हैं? जी। जी जी जी। तो कभी जी देखो पलामू मेरा उधर झारखंड। का, हाँ, तो कभी देखो मेरा उधर का मौका लगा, है ना, कभी ऐसा कुछ हुआ तो फिर अपन वहां पर भी एक कैंप कर लेंगे इसका, है ना, तो फिर आपको उसका फायदा मिलेगा। जी। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। आदरणीय ओमकार नाथ जी ने जी प्रश्न किया, धन्यवाद। आपने उसका उनका जवाब दिया। सुमित वर्मा जी जो है हमारे कटनी से हैं, और जी। आपका हैंडरेज है, तो मैं आदरणीय सुमित वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना प्रश्न पूछें। जी।
जी, आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सर, ठीक है, ठीक। कहिए सर। जी हाँ, प्रणाम सर। मेरा प्रश्न वैसे मैं यही पूछना था कि जी सर। सीखना हो इन चीजों को, मतलब रमेश फिजिकल जी, अगर नहीं आ आप पा आप बंद कर। तो ये क्या है सीखा। अगर आपने उत्तर दिए उनको कि आप बुलाएं तो प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो सकता है और आप आ सकते हैं, जी तो सर, मैं और जैसे कोई भी तरीका मैं हो सकता हाँ, अब आप देखिए, जैसे आप कटनी से है ना, तो कटनी में भी क्या गंदगी ज्यादा, चूना पत्थर का क्षेत्र है ना, तो डस्ट ज्यादा होती है, तो उससे भी एलर्जी बढ़ जाती है। और आप है ना, एक काम कीजिए, रमेश जी के पास मेरा नंबर है, आप नंबर ले लीजिए, तो पर्सनली आप मुझे फोन है। करके पूछ जी, है ना। जी जी, आवाज आ ठीक है, रही है? धन्यवाद। तो रमेश जी के पास मेरा नंबर है, आप नंबर उनको मिल जाएगा। जी, बिहार से आदरणीय हमारे सर के हैंड्रेज हैं, वो आए और प्रश्न पूछें। जी। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन और सर का बहुत बहुत नमस्कार। हम बोल रहे थे कि मैं बिहार से भोजपुर जिला का उमा शंकर प्रसाद बोल रहे हैं कि किसान प्रभारी वैसे तो इस प्रकार से जो हमारा बच्चे का साइनस हो गया है, वो बिना रात को 2-3 स्प्रे मारे हाँ। और सो नहीं रहे थे, क्योंकि वो कुछ दिन आईटी सेक्टर में थे बेंगलोर में, तो एसी जी में रहना और खान पान दिनचर्या जी उल्टा पुल्टा रहन सहन प्राणायाम वगैरह करते नहीं। तो अभी फिलहाल 1 साल से यहीं रह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या कार्रवाई किया जाए। दिनचर्या खराब है, 8-9 बजे तक सो के उठते नहीं और बिल्कुल। बोलने से बहुत गुस्सा टेंशन आ जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, सुझाव दें। जी ओम। ओम जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी आधुनिक युग में क्या हो रहा है कि बच्चों का जो कल्चर बिगड़ गया है, जब हमें उठना चाहिए सोकर उस समय सो रहे हैं, क्योंकि सूरज से पूरा प्रकृति चल रही है ना। अब जैसे साइनस हो गया है, तो साइनस होने का मेन कारण क्या होता है कि जो एसी वाले जो रूम होते हैं, एसी क्या करता है कि आसपास की गंदगी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब आप उसके संपर्क में आते हैं तो वो गंदगी फिर रिवर्स फॉर्म में बाहर फेंक देता है। तो वो धीरे धीरे क्या हमारे अंदर वो फंगस नासिका में जमने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एलर्जी होना शुरू हो जाती है। अब एलर्जी जब शुरू होगी, तो अब हमारे शरीर के अंदर कोई ताकत तो नहीं है हम उसको बाहर कर पाए, ठीक है ना। तो यदि आप एक काम करें, एक मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल थेरेपी देता हूँ, एक मैंने तेल बनाया हुआ है जिसमें जड़ी बूटियां डाली है, ठीक है ना। यदि उस तेल की 4-4 5-5 ड्राप यदि आप सोते समय नाक में यदि डालते हैं, तो वो अंदर जाके क्या करता है, उस कप को गलाता है, और कप को गलाने के बाद क्या होता है, आपको छींकें आएंगी। आपको जब छींकें आना प्रॉपर जब शुरू होती है, मतलब कि आपकी नेजल जो है खुलना शुरू हो जाती है। और जब नेजल आपकी खुलना शुरू हो जाएगी, तो आप फिर क्या करें, बच्चे को कहें कि कम से कम आपको है ना 50-50 के 3 राउंड लगाना है, नाक को छिनकना है कपाल भाती जैसे, या फिर अपनी नाक को पकड़ लो और उसको छिनकने का अभ्यास करना है। जितना आप छींकोगे तो धीरे धीरे कफ गल के निकलना शुरू होने लगता है, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। और दूसरा उनको ये कहें कि गर्म पानी का गरारा जरूर करें, क्योंकि अब वो जो अंदर जो टॉक्सिन था ना सर, वो धीरे धीरे नासिका से होते हुए गले तक ही पहुंच रहा है। तो गर्म पानी का यदि वो गरारा करते हैं, तो उसमें उनको भी फायदा मिल जाएगा। और जहां तक हो सके कि अधिक से अधिक क्या होता है कि अभी उनकी बॉडी में विटामिन डी भी कम हो रहा है, क्योंकि क्या होता है, ये जब कफ शरीर में जब सूखता है, हार्डनेस आती है, तो विटामिन डी की वजह से आती है, ठीक है ना। तो उनको ये बोले कि कम से कम है ना सप्ताह में 2 या 3 बार सूर्य को अर्घ जरूर दें, जब सूरज निकलता है उस समय लालिमा वाला, उसको आप अर्घ दें, उसको आप देखें, तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। और बाकी मैंने वो जो मस्टर्ड ऑयल बनाया हुआ है, यदि आप कहें तो मैं आपको उसको भेज भी दूंगी, ठीक है ना, आपके पते पर, तो आप यूज कर सकते हो उसको। जी। जी जी, उसको भेजना है तो हम एड्रेस कैसे प्राप्त करेंगे, चाहे फोन से बात करके कैसे भेजेंगे, कौन सा एड्रेस पर? ये काम कीजिए, रमेश जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, है ना, और फिर उनको मैं आपको फिर बता दूंगा कैसे क्या है, आप मुझे पता देना, तो मैं आपके पते पे भेज दूंगा कुरियर में। जी। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये तो छोटी छोटी बीमारियां सभी को आजकल हो रही है मालूम, बिल्कुल एलर्जी, अस्थमा, दमा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
सर उनको थोड़ा सा इसी दमा और एलर्जी की वजह से शरीर में छोटे छोटे गांठ भी हो गए हैं, जो कि वो बोल रहे हैं लोग कि हाँ ये मतलब ज़्यादा साइनस की वजह से शरीर के अंदर में गिल्टी टाइप और हाथों वगैरह में जो छोटे छोटे उनके गांठें भी हो गई हैं, तो मतलब ये ठीक होने से उसको भी उसमें राहत मिल जाएगा, तो इसीलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा। हाँ सर, राहत तो मिलेगी। पहले तो आप उनको क्या करें, अलसी खिलाना शुरू करें। क्या हो रहा है कि अभी उनकी नेजल जो है ना बंद हो गई है, बंद होने की वजह से उनको बात रोग हो गया सर। जो गांठें हुई ना, ये लाइकोमा, जैसे लाइकोमा बोलते हैं इनको, जहाँ जहाँ बॉडी फूल जाती है ना, लाइकोमा होता है। और ये ब्लड के साथ वो हवा चलने लगी है, मोशन भी उनका क्लियर नहीं हो रहा है सही प्रकार से, ठीक है ना। तो उनको अभी क्या करना है, यदि वो शक्कर का प्रयोग कर रही होंगी, चाय पीती हूँ, तो वो मना करना है। सुबह आपको है ना कुनकुना पानी पीना है। सुबह आप जितना भी ज्यादा पानी पी सकते हैं, है ना, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना ज्यादा आप पानी आप सुबह पियेंगे, उससे क्या होगा, पूरा पानी आपके पेट में जाएगा और पेट से आंतों में जाएगा, तो आंतों में चिपका हुआ मल निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो यही वाला जो तेल है, इसी तेल की आप बॉडी पे मालिश करें, और मालिश करके सूरज की रोशनी में आप थोड़ी देर बैठें। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो बात रोग, जो अब वायु बिगड़ गई है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अलसी का सेवन जरूर करें। आजकल सिकी हुई अलसी आती है ना, तो अलसी को ज्यादा से ज्यादा खाएं। अलसी को किस ये तरीके, रोटी के साथ खाना है, ऐसे पाउडर के साथ पीना है, पाउडर नहीं किस सर, तरीके से? वो क्या, अलसी आजकल देखो ना, सिकी हुई अलसी आने लगी है, आजकल मार्केट में मिलती है, रोस्टेड वाली बोलते हैं सिकी हुई अलसी। उसमें सेंधा नमक भी होता है। तो उसको क्या करना है, जैसे कि आप भोजन के उपरांत 1-2 चम्मच खा लें, तो दिन में आप 4-5 बार खाएं। उसको चबा चबा के खाएं, जितना चबाएंगे ना, तो अलसी आपकी बॉडी से दांतों के माध्यम से आपकी बॉडी में पहुंच जाता है कई बार। क्या, और दूसरी चीज क्या है, अलसी का तेल भी आजकल मिलना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो अलसी का तेल का भी आप प्रयोग करें अपने भोजन में। जिनको भी क्या होता है, जैसे गांठ वाली समस्या है, बात रोग की समस्या है, ये क्यों हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम हो गया एकदम से। अब विटामिन डी क्या होता है कि जैसे सूरज की रोशनी में होता था, इसलिए बोला जाता था कि भारतीय परंपरा के अनुसार सुबह जल्दी हमको उठना चाहिए। जो व्यक्ति सूरज निकलने के पहले यदि उठेगा, तो उसको विटामिन डी की कमी नहीं होती उसकी बॉडी में। इसलिए बोला जाता है कि रात में 12 बजे तक आप पढ़ें, 12 से 3 सोएं, 3 से 4 बजे के बीच में आप उठ जाएं, पहले स्नान करें, स्नान करके सूर्य को अर्घ दें। तो क्या होता है, नहाने से हमारी बॉडी के ऊपर जो लेयर होती है वो निकल जाती है, और सूरज से विटामिन डी खींचना शुरू कर देती है। जैसे आपने देखा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो अपना भोजन बनाते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, ये भी एक पूरे शरीर के अंदर एक श्लेष्मा बनाने का काम करता है। जो लिक्विड होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर उसकी लेयर को बनाने में मदद करता है, और ये सूरज के विटामिन डी में होता है, विटामिन डी और ओमेगा-3। तो ये सूरज की हल्की रोशनी होती है लाल वाली, वो सबसे ज्यादा फायदा करती है। इसलिए व्यक्ति सुबह जल्दी उठे, है ना, स्नान करके भगवान सूर्य को बढ़िया अर्घ दे, तो आप खुद महसूस करेंगे आपको उसका फायदा मिल जाएगा। जी जी ओम सर, ओम। एक और हैंड रेज है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जी भारद्वाज जी। हाँ, आदरणीय भारद्वाज जी आए और अपना प्रश्न पूछें। जी ओम, आप। जी ओम, मैं भारद्वाज जी के घर से ही बोल रही हूँ, जी डॉक्टर जी कुसुम भारद्वाज। जी मेरा ये आपसे पूछना है कि आप कुछ ऑनलाइन ये कुछ चीजें बता सकते हैं क्या, यदि संभव हो तो? हाँ, बता जैसे सकते कोई। नेति वगैरह सब ऑनलाइन आप सिखा सकते हैं, अगर उसका जो मगर भी देखो, जी जी जी, नहीं आप लोग जैसे मेन चीज ऑनलाइन तो मैं दिखा दूंगा ना, बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ फिर मेन चीज क्या, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हाँ आपके कुछ ना कुछ एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस ये नहीं होती, मालूम है। जैसे, नहीं, मेरा प्रश्न ये, असली में मैं तो करती हूँ नेति, जी जी, और अच्छा ठीक, मेरे से तो हो भी जाती। ठीक, मेरी बेटी है तो वो जी, बहुत परेशान है साइनोसाइटिस से, और कफ बहुत होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही वैसा है, कफ वाला बहुत। नहीं तो उसकी कब तो प्रवृत्ति है ना, चंद्रमा बड़ा हुआ है, चंद्रमा ठीक है, हाँ, जी जी जी। कब कहाँ से। तो वो चूंकि अब अभी मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं जाके वो नहीं कर पाती हैं, तो अच्छा, कुछ सही डायरेक्शन मिले, जैसे आपका सही प्रशिक्षण मिले तो घर में कर सकती है। इसलिए मैंने पूछा कि ऑनलाइन आप करा सकते हैं हाँ ऑनलाइन वैसे। करा सकते हैं। आप है ना तो कॉन्टेक्ट नंबर मेरा लेकर मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। जी, आप नंबर दे दीजिएगा, हाँ, किससे सभी को मिलेगा? रमेश जी के पास सर है, सर या फिर एक बार बोल।
सर आप नंबर बोल दें, सब लिख लेंगे। हाँ जी, सब लोग मेरा नंबर लिख लीजिए एक बार। हाँ बोलू नंबर मैं अपना? जी बोले। 860 860 256 256 8296। 8296। एक नंबर और है 877039। धीरे धीरे। हाँ 8770 877039। अभी आवाज आ रही नहीं आ रही? आवाज कम हो गई है आपकी। अच्छा अभी देखो, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आएगी। कुछ आगे बोले 877039। अनम्यूट हो गए, अनम्यूट हो गए, अनम्यूट, म्यूट हो जाइए। हाँ हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? आ रही है। जी आ रही। हाँ तो एक नंबर वो लिखिए 877 जी लिख लिया 039 जी। 7679 7679। हाँ ठीक है सर, ओके। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट भी कर लीजिएगा। और कभी भविष्य में ऐसा होता है, जैसे आपकी जो समितियां हैं, यदि आप मुझे बुलाना भी चाहें तो आप मुझे बुला लेंगे, तो मैं आपको एक सप्ताह का वहाँ करा भी दूंगा। जी जी बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे फोन पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा जी। जी जरूर, धन्यवाद। ओम सर। जी ओम। अब किसी जी का सदन में यदि प्रश्न है तो ठीक, वरना हम जो है अपनी कक्षा का समापन करने की ओर बढ़ेंगे। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो अब कोई और प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी का। आपने एक मिनट मेरा जी सर, एक मिनट। जी 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 बोले। जी आज हमारे बीच में राकेश जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, षटकर्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी जो हमें पता नहीं थी। और हमारे शरीर के पूरे अंग के लिए अपने क्या क्या करना है ये इस पर आज आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो मेरा एक कहना है कि जैसे कि अगर सर्दी है तो फिर हम जल नीति कर सकते हैं, है ना? हाँ, सर्दी में आप, सर्दी यदि आप है ना, तो जलनेती कर सकते हैं। गर्म पानी जलनेती करें, उसके बाद कपालभाति जरूर करें। हाँ वो तो कपालभाति को, हाँ कपालभाति कर सकते हैं, वो तो मैंने भी की है। मगर अगर सर्दी और खांसी दोनों भी है तो फिर उसके लिए कौन सा छटकर? अभी जैसे सर्दी आपको, खांसी यदि है ना, तो खांसी में आप क्या करना है कि सेंधा नमक से गरारे करना। ठीक है ना? तो गरारे करेंगे तो उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरे एक काम करना है कि कड़वा चिरायता आता है। क्या? कड़वा चिरायता, काल मेघ जिसको बोला जाता है, संस्कृत में नाम है इसका काल मेघ। काली मिर्च, हाँ। नहीं, काली मिर्च नहीं आती, कड़वा चिरायता। एक ये पत्तियां आती हैं। हाँ, कड़ू चिरायता, ठीक। हाँ कड़ू हाँ, जी। जी जी। तो ये कड़वा चिरायता मार्केट में मिल जाता है, पत्तियों वाला चूर्ण भी आता है इसका। इसको क्या करना है, जैसे आपको सर्दी या जुकाम है, क्या होता है सर्दी जुकाम में हाथ पैर दुखते हैं, तो हाथ पैर दुखने से क्या होता है, शरीर के अंदर हमारा कैल्शियम कम होने लगता है। ठीक है ना? तो आप क्या करना है कि सुबह और शाम कड़वा चिरायता, मतलब 2 से 3 गिलास पानी में 2 चम्मच डाल के उसको बॉईल करें। बॉईल करके 1 गिलास, आधा गिलास सुबह पिए, आधा गिलास शाम को पिए। तो इसमें क्या होगा, इम्यूनिटी पावर जो आपका नीचे गिर रहा है, ठीक है ना, वो आपका कंट्रोल होगा। और गले में जो खराश है, सर्दी है, जुकाम है, ये आपको धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और यदि आप जलनेती करें, यदि आपको आता है या आपने किया है, तो जलनेती के बाद क्या करना है, आपको शशांक आसन जरूर करना है। शशांक आसन पता है आपको, कि जी वज्रासन में आप, हाँ 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 जी पता है। ये जी वज्रासन हो गया आपका। ये दोनों हाथ सामने किए और सर को जमीन पे लगा दिया। ठीक है ना? तो क्या होता है कि जब सर आपका जमीन पे होगा, उस समय आपको कपालभाति करना है। तो नासिका में जो कफ होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा।
तो कम से कम 150 से 200 बार आप कपालभाति करेंगे तो पूरा कफ आपका निकल जाएगा, तब जाके आपको उसका फायदा मिलेगा। जी। हाँ, जब ये है ना जल नीति करते हैं तो क्या है, बहुत थोड़ा सा ना पूरा ये जो ये हमारा नासिका होती है जी। ना, पूरा भर जाता है, तो फिर उससे ना पूरा बधिर बधिर लगता है और फिर सर भी हाँ। बधिर हो जाता है। इसलिए वो थोड़ा सा मैं जल नीति करती नहीं, वो आती है मगर करती नहीं। नहीं तो यही तो भ्रांति, देखो अब आपका है ना क्या है, यही लोग गलतियां कर रहे हैं। मालूम है क्या होता है कि ये एक योग एक ऐसी परंपरा है, गुरु शिष्य वाली परंपरा है। हमने है ना एक पहलू को देखा है, दूसरा नहीं देखा। अब जैसे किसी ने दिखाया कि हमने जल नीति कर ली, अब जल नीति करने से क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, यदि आप गर्म पानी में सर्फ डालते हैं और पुराना कपड़ा हो जो मेला वाला हो, तो कपड़ा क्या होगा, फूल जाएगा, मेल फूलेगा। उसी प्रकार से नमक वाले पानी का जब हम जल नीति का अभ्यास करते हैं तो हमारे कपाल के अंदर कफ चिपका हुआ है, यही टॉक्सिन है, तो ये क्या अंदर फूल जाता है, और फूलने की वजह से ये भारी होता है। और भारी होने से क्या होता है कि जो श्वसन तंत्र का जो ट्रेक है उसको ये क्या करता है, थोड़ा चोक करता है। चोक करने से क्या होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको कपालभाति का अभ्यास करें, शशांक आसन का अभ्यास करें, तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, आप जो शक्कर का प्रयोग करते हैं ना, सल्फर वाली शक्कर, उसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सल्फर क्या करता है, बॉडी से कैल्शियम को बाहर निकालता है और बॉडी को सिकोड़ता है। ठीक है ना। तो यदि आप शक्कर को कहीं ना कहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं आप साइनस से भी बच पाएंगे। ठीक है ना। आप है ना, भूरी शक्कर आती है, बिना सल्फर वाली शक्कर भी आती है, उसका आप प्रयोग करें। ठीक है। और चाहे अपने घर में गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें गुड़ मिल जाता है ना। ब्राउन शुगर भी आती है आजकल भूरी वाली, उसका प्रयोग आप करें। जी। नहीं, हम तो गुड़ का ही प्रयोग करते हैं घर में, जी। गुड़ हाँ। वाली। चलिए, बहुत और सुंदर। कड़वा चिराया का जरूर प्रयोग करें, आप कड़वा चिराया का प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अब आदरणीय अशोक पटेल जी का हैंड रेज है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपनी प्रश्न पूछें। जी ओम। आप कहाँ पे करते हैं ये मैं तो सब पूरी क्रिया? नर्मदापुरम में हूँ सर, नर्मदापुरम में हूँ। जगह कौन सी? जगह में है ना, कई बार जैसे पुलिस लाइन में कराता हूँ, ठीक है ना, अपने वरिष्ठ जन पार्क में कराता हूँ। हाँ। नहीं, ये सठ क्रिया कहाँ करवाते हो? मैं पुलिस लाइन में कराता हूँ, पुलिस लाइन में पार्क में कराता हूँ। अब वो तो क्या, वो जैसे केस आते हैं ना, जैसे अभी मेरे पास साइनस के केस ज्यादा आ रहे हैं, तो साइनस में इनको कराना ही जरूरी होता है, नहीं कराओगे तो ये क्लीन होता ही नहीं है। नहीं, सर पूरा पैकेज होगा ना आपका, पूरा सठ क्रिया का? हाँ, कुछ पूरा पैकेज। इसमें तो क्या वो है सब हो, कि तो आपका क्लिनिक होगा ना कहीं इसका? हाँ, क्लिनिक है मेरा, पुलिस लाइन में ही है सर। पुलिस लाइन में? जी जी, ठीक है सर। आपके यही होशंगाबाद से हैं, नर्मदापुरम से? जी जी, सिवनी मालवा, अच्छा। बनाड़ा। जी जी जी। आप मुझसे ना, मेरा नंबर तो आपके पास है, मुझे बात कर लीजिए। मैं ले लूंगा महाराज जी से। जी सर। जी, मेरा जी भाई साहब से निवेदन है कि जब अगर कोई अगला प्रोग्राम इटारसी में होगा तो हम राकेश जी से ऑनलाइन मिलेंगे और सबको वो सिखाएंगे कि षटकर्म कौन से है, क्या करना है, कैसी। तो अगर हम कभी मिलेंगे तो नर्मदापुरम में, तो भाई साहब को अवश्य बुलाइएगा। जी। जी ओम, बिल्कुल बिल्कुल। और एक काम ये हो सकता है कि जो नर्मदापुरम के जो रहने वाले हैं, है ना, जो आसपास के लोग, वो भी कभी यहाँ यदि करना चाहे तो लाइव भी सब लोग रहेंगे तो वहाँ भी करा सकते हैं। जी जी जी। शुगर के लिए, शुगर के लिए कोई क्रिया है क्या आपको? शुगर के लिए सबसे, शुगर क्या होता है, पेनक्रियाज जो इंसुलिन हमारा नहीं बन पा रहा है ना, तो अभी आपकी एज तो कम से कम 50-60 के लगभग लग रही है मुझे आवाज से आपकी। 50। इसमें क्या होता, हाँ ठीक ठीक। तो इसमें क्या होता है सर, ये शुगर के लिए आप जैसे लेटने वाले आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, और जिसमें पेट के ऊपर आपके प्रेशर आएगा तो पेनक्रियाज आपकी दबती है। ठीक है ना। तो इसमें मगर दूसरी चीज क्या है, यदि आप जल नीति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जल नीति के प्रयोग से क्या होता है, श्वसन तंत्र आपका क्लीन होगा, तो ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, तो जो हमारे अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो डेड पड़ी है, शिथिल पड़ी है, वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है। तो उसमें आपको ये जल नीति फायदा कर जाएगा। जी। तो ये शुगर को ठीक करता है। ये हमारे किए हुए प्रयोग भी है, जिन लोगों को शुगर था हमने उनको करा के देखा, तो एक एक माह के अंतर उनको ना, जैसे किसी को ड्रिप लगती थी इंसुलिन की, तो वो भी थोड़ा उनमें अंतर आ गया। क्योंकि क्या होता है, आपकी नाक है,
यदि प्रॉपरली आप श्वास को बाहर फेंक पा रहे हैं, जितना ज्यादा श्वास आप फेंकेंगे उतना ही आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वापस पहुंच जाती है। जी। अब सदन में किसी का हैंड रेज नहीं है, तो मैं आदरणीय हमारे प्रांत प्रभारी मुन्नीलाल यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे योगाचार्य महोदय का अभिवादन भी करें और समस्त सदन का अभिवादन करें। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपके कुशल आज की युवा कार्यक्रम के संचालन का आपने किया। और आज हमारे अशोक पटेल जी ने जो रोज जब से योग कर रहे हैं, कराते हैं, आज बहुत अच्छे तरीके से योग कराया। आपका योगाहार परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय चौहान साहब ने जो सटकर्म बताया है और आगे आप करके दिखाएंगे, इससे हमारे सदन में हमारे जनमानस को बहुत लाभ मिलेगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज जो चर्चाएं हो रही हैं वो चर्चाएं हमारे समाज को स्वस्थ और सुखी और समृद्ध बनाने के लिए की जा रही हैं और लगातार योगाहार परिवार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो हम जो इसमें सहयोग करते हैं, सहभागी बनते हैं और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, उन ऐसे सभी भाई बहनों को सादर आभार। आज के हमारे बहन रंजना जी जो लगातार इस कार्यक्रम को गति दे रही हैं, उनका हम आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय अमोल सिन्हा जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बनेश सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, आदरणीय गजानन बाजट जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कौशल जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय प्रमला जी, आदरणीय नाली मराठे जी, आदरणीय पुनकम सामर्थ जी, आदरणीय राकेश चौहान जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय सविता जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी और योगाहार परिवार की टीम और आदरणीय पवन कुमार जी और सभी जो लेफ्ट हो गए हैं उन सभी भाई बहनों को पुनः आभार। और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में और टीकमगढ़ और छतरपुर जिले में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ, तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित, राष्ट्र के गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और विश्व के गौरव योगी आदित्यनाथ जी, सनातन धर्म के रक्षक जो पधारे, उनका हम सबको सुनने को मिला और उनसे मार्गदर्शन मिला। तो बड़ा अच्छा लगा और खुशी भी हुई जब आदरणीय योगी जी को सुन करके। तो सबको प्रणाम, पुनः नमन, वंदन, ओम। और मैं आदरणीय हमारे योगाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि उनको समय हो तो वो जब उनको उचित लगे वो समय दें और उन्हें इन क्रियाओं को यदि प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे तो हमारे जो सदन को और लाभ होगा। जी ओम। जी ओम। और इस तरह से आज की कक्षा का आज सदन को समापन करते हैं। जी ओम। सभी को नमन। ओम।